हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस पे। आज यह अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। यह सीरीज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करेगी। आशा है आपको हमारी टीम का यह प्रयास उत्कृष्ट लगेगा। तो शुरू करते हैं चौथे टेस्ट के पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है या गुजरात में पाया जाता है। इसकी खुदाई S.R. राव ने कराई थी। S.R. राव ने इसे जो है जहाज़ों की गोदी बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और काफ़ी जो है गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बाबर की गुफाएं बिहार में हैं। चंदा देवी की गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बादामी गुफा कर्नाटक में है। बराह गुफाएं तमिलनाडु में हैं। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उससे बने उत्पाद थे, जैसे दही है और मट्ठा है, खीर है। तो यह जो है उनके उत्पाद जो है दूध और उनके उत्पाद। ऋग्वेद में दूध में जौ 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 को यौ कहते थे। जौ डालकर खीर बनाते थे और सत्तू में दही डालकर करम्भ जैसे भोज्य बनाते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ द्वारा गौतम बुद्ध का जो है जन्म अंकित किया जाता है। इसी स्तंभ से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लुम्बिनी गया था। तो अशोक जो है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। वहाँ जो है शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। वहाँ का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था अशोक ने, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 21 अप्रैल 1526। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। यह युद्ध पानीपत में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। वे 7 रंग कौन कौन से होते हैं? आपके वे 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग जो हैं निकलते हैं उसमें श्वेत प्रकाश में। आपको ऑप्शन में देगा इसमें से कौन सा श्वेत प्रकाश में रंग नहीं निकलता है, तो आप ये 7 याद रखिए, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमारे भारतीय मूल के थे। नरिंदर कपानी अमेरिकी साइंटिस्ट थे, भारतीय मूल के थे। या जो है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं होती हैं या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो आपका आंसर रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर या जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसमें देखते हैं, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारतम्य कहलाता है। तारतम्य बढ़ने के साथ ध्वनि पतली होती है और तारतम्य घटने पर ध्वनि मोटी हो जाती है।
महिलाओं का जो है तारत्व जो है बढ़िया होता है, उनकी आवाज़ पतली होती है, उनका तारत्व जो है ज़्यादा होता है। हम लोगों का मोटी आवाज़ होती है, हम लोगों का तारत्व जो है कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ जो है कैसे अंधेरे में चल लेता है? वो प्रकाश में नहीं चलता, अंधेरे में चलता है। कैसे चल लेता है? वो किसका यूज करता है? तो वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। वो पराश्रव्य तरंगे वापस आती हैं आगे लड़के, तो उसको फील करके वो चलता है। ये यांत्रिक तरंगे वे यांत्रिक तरंगे होती हैं, वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज तथा 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती हैं, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य 16.6 मीटर से 1.66 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य, हमारे कान इन्हीं तरंगों के सुग्राही होते हैं, हम श्रव्य तरंगे सुनते हैं। यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम अथवा तरंग दैर्घ्य 16.6 से अधिक होती अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे बहुत भारी वस्तु के कंपन करने पर उत्पन्न होती हैं। कुत्ते तथा चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तथा 500 मेगा हर्ट्ज से कम होती हैं ये तरंगे, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। कुत्ते जो है 20 किलो हर्ट्ज तथा चमगादड़ 100 किलो हर्ट्ज तक की यांत्रिक तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, वो आगे जो है किसी वस्तु में टकराती हैं, फिर वह जो है जल्दी से चमगादड़ तक वापस आती हैं। उसी को फील करके चमगादड़ महसूस करता है कि हमको आगे जाना है या नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट जो है, रॉकेट किस नियम पर, किस संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है? रॉकेट पे कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट पर रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। आपका क्वेश्चन है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण लागू होता है? रैखिक संवेग संरक्षण लागू होता है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉकेट जो है न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या का योग है। द्रव्यमान संख्या किसका किसका योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता है ऐसे, और नाभि में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बारे में देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उप परमाणविक कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है ऐसे ऐसे नाभिक के चारों ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त नियम किसे कहते हैं? आवर्ती नियम किसने दिया था? तो आवर्ती नियम किसने दिया था? आवर्ती नियम मेंडलीफ ने दिया था। 1869 में मेंडलीफ तथा लोथर मेयर द्वारा आवर्ती नियम विकसित किया गया। मेंडलीफ ने ही तत्वों की पहली आवर्ती सारणी बनाई थी। मेंडलीफ ने तत्वों की पहली आवर्ती सारणी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में क्या होता है? पीतल मतलब किससे मिलकर बना होता है? पीतल एक मिश्र धातु है या किससे मिलकर बना होता है? पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। अतिरिक्त जानकारी में देखते हैं, कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा और जस्ता से, और निकल भी होता है, इसमें निकल भी होता है, निकल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। या भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोने की शुद्धता किस में व्यक्त की जाती है? तो सोने की शुद्धता जो है कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप मतलब 100% जिसे कहते हैं, तो वो कितना कैरेट होता है? वो होता है 24 कैरेट गोल्ड होता है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध रूप होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण कार्बन के अनुपात पर की जाती है कि इसमें कितना कार्बन है, उस पे कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है वह जो है कोयला सबसे अच्छी अवस्था का या सबसे अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। पीट कोयला होता है, पीट कोयला में 40% से कम कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है उसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला में जो है 55 से 80% कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, इसमें जो है 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, इसकी खोज एंजाइम की किसने की थी? जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने, उन्होंने जो है एंजाइम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। शरीर में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन 62% होता है, कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 3% होता है। शरीर में 36 तत्व भाग लेते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव शरीर को बनाने में कितने तत्व भाग लेते हैं? 36 तत्व भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स। रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स, सूखा रोग होने पे अस्थि, हड्डी प्रभावित होती है। अतिरिक्त जानकारी में देखते हैं, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। यह वसा में विलेय विटामिन है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूर्य का प्रकाश किसे जो है विटामिन डी में परिवर्तित करता है? तो एर्गेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। पानी में घुलनशील बी और सी होता है। तो आप बस इतना याद रखिए कि पानी में घुलनशील बी और सी होता है, बाकी जितने बचे वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये आपके अतिरिक्त क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रॉन जो है किससे जुड़ा है? नेफ्रॉन उत्सर्जी तंत्र से जुड़ा है। उत्सर्जी तंत्र कौन होता है? आपकी किडनी जो है उत्सर्जी तंत्र है। किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है। मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं और प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन वक्राण होते हैं। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, मानव शरीर में किडनी में एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। इसे अरु अस्थि कहते हैं। या जो जांघ में हड्डी होती है, जांघ की जो अस्थि होती है वह सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। यह जांघ की हड्डी होती है। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। शिशु का शरीर 213 हड्डियों से बना होता है। रकाब, स्टेपीज इसे कहते हैं, हड्डी कान में पाई जाती है, रकाब। यह सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? रकाब, इसे स्टेपीज कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? इसे फीमर कहते हैं, अरु अस्थि भी कहते हैं इसे। यह जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सरोद, सरोद से संबंधित है। सरोद, सरोद से कौन संबंधित है? अमजद अली खान जो हैं वो सरोद बजाते हैं। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। पंडित शिव कुमार संतूर बजाते हैं। MS गोपाला कृष्णन वायलिन वादक हैं। ये आपके अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? शहनाई से। पंडित शिव कुमार संतूर से। MS गोपाला कृष्णन वायलिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जो है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। इसी तिथि को मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना और उद्देशिका को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू किया गया। कब लागू किया? 26 नवंबर 1949 को। जबकि शेष संविधान, जो बचा हुआ संविधान था, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः संविधान पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये राज्यसभा ये उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होगा। ये किस अनुच्छेद में है? 89 का में है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के भारतीय संसद के अपर हाउस को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस अभी हमने बताया था, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें क्या है? लोकसभा की अध्यक्षता के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्षता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? वो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो है वो भारत के मानक समय रेखा है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप नैनी से निकलती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो है प्रमाणित समय रेखा कहाँ से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश से निकलती है और प्रयागराज के समीप नैनी से निकलती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, जिसे जीरो डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लंदन के कहाँ से निकलती है? तो लंदन के ग्रीनविच से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। इसी संगम के साथ यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है।
धौलीगंगा और अलकनंदा का जो है संगम विष्णुप्रयाग में होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग में संगम होता है। आपका अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा का संबंध है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन का भंडार है वहाँ पे जादूगोड़ा में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है यूरेनियम का भंडार कहाँ है, झारखंड में है, सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप जादूगोड़ा नामक स्थान पे यह खनन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जो है पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, पूरे विश्व में। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक मतलब दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली गुलाबी क्रांति को कहा जाता है और दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। किसके? गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। आपके यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस राज्य में है? कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राइडर कप खेल का संबंध किस खेल से है? राइडर कप तो यह है गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट के मध्य विजेता टीम को दिया जाता है। यूरोप और UK यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य विजेता टीम को दिया जाता है। अंग्रेज व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यह भी इसमें पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर राइडर कप का नाम रखा गया, तो एक अंग्रेज व्यवसायी थे सैमुअल राइडर, उनके नाम पर रखा गया। यह किसके किसके बीच में होता है? यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के बीच होता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आगा खान ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं शतरंज चेस का खेल कहाँ से शुरू हुआ था? तो वह भारत से शुरू हुआ था। काफी दिमागी खेल है, यह भारत से शुरू हुआ था। भारत में गुप्त काल के दौरान शतरंज का विकास हुआ था। भारत में गुप्त काल के दौरान शतरंज का विकास हुआ था। भारत से ही इस खेल का विस्तार फारस में हुआ। अरब जगत में लोकप्रिय होने के बाद इसका विस्तार दक्षिणी यूरोप तक हो गया। अरब जगत में लोकप्रिय होने के बाद इसका विस्तार दक्षिणी यूरोप तक फैल गया। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग उत्तरी भारत में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पंजाब के अटारी कस्बे से जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कंगारू किस देश का प्रतीक है? कंगारू जो है किस देश का प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है कंगारू। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस जो है कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैथ आ गई है, इसमें मैथ को समझते हैं बढ़िया से। देखते हैं इसमें क्या दिया है।
सोनू सोनू जो है 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है। ठीक है, सोनू 20 मीटर पर सेकंड से कार चला रहा है। तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितना समय में तय करेगा, कितने समय में तय करेगा? 900। तो यहाँ पे ये दूरी दी है किलोमीटर में, तो ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो 20 है, 20 को हम जो है 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर में दिया है, अगर किलोमीटर में दिया है तो इसे 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। 5 से काट देंगे, 5 चौकू 20, ये आ जाएगा आपका 18 चौकू 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से सोनू की स्पीड आ गई। अब दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 936। तो होता है समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी कितनी है? 936 है। ठीक, और चाल कितनी है? चाल हो जाएगी आपकी ये 72। 936 को 72 से भाग करेंगे तो आपकी आ जाएगा आपका घंटा 13 घंटे आंसर आपका आ जाएगा। तो सोनू को कितना समय लगेगा? सोनू को 936 जो है चलने में, दूरी तय करने में 13 घंटे लगेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 120 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य पूछ रहा, सेलिंग प्राइस होता है सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक, इंटू 100 प्लस लाभ होगा अपान में होगा 100। ठीक, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, सीपी दिया है 220 इंटू 100 और प्लस 20 लाभ है, कितना हो जाएगा? 120/100। 0 0 0 0 22 और 12 की भाग करेंगे, आ जाएगा 264। तो इसमें क्या पूछ रहा था? विक्रय मूल्य कितना है? 264 रुपये विक्रय मूल्य है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, U/V 4/7, V/W 9/7। यदि U बराबर 72 तो W का मान क्या होगा? तो इसमें है U/V = 4/7। ठीक, और V/W दिया है तो इसके नीचे V वाला V के नीचे लिख लेंगे 9/7। इसको भाग कर इधर करेंगे, ऐसे गुणा 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 सत्ती 63 आ जाएगा, 7 सत्ती 49 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये आ गया आपका U, ये V है, ये है W। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, W का मान क्या होगा? W का मान क्या होगा? यहाँ पे पहले से दिया U बराबर 72, तो U बराबर कितना दिया है? 72। U कितना दिया है यहाँ पे? U बराबर 72। तो U का मान दिया है यहाँ पे 72, U आया कितना है? 36। तो 36 बराबर 72। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 72/36। ठीक, 72/36, 36 दूना 72, 36 दूना 72। तो 1 यूनिट का मान 2 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 2 है। पूछ कितना रहा है? W। यहाँ पे यूनिट कितनी है? 49 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान जब 2 है तो 49 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा? 49 दूना कितना हो जाएगा? 49 दूना 49, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, 1 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 1 9, कितना आ जाएगा? 98। 49 दूना 98 आपका आंसर आ जाएगा इसका। बड़ी आसानी से लग जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि
P, यदि P जो है Q से 40% कम है, यदि P Q से 40% कम है, इसका मतलब Q कितना है 100, P कितना है P है 60, 40% कम है, तो Q P से कितना अधिक है, तो Q P से कितना अधिक है 40 अधिक है, 40 अधिक है, कितने पे अधिक है 60 पे अधिक है। काट दो इसको, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, 400 भाग कर दो, कितना आएगा 66.66% अधिक है। कौन Q P से। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एक वस्तु, आपका अगला क्वेश्चन कहाँ गया, क्या एक वस्तु को 15% की छूट के पश्चात, एक वस्तु को 15% की छूट के पश्चात 4777 में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य अपान 100 माइनस छूट कितने परसेंट है, ठीक, इंटू 100 कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 4777 रुपये अपान 100 माइनस छूट कितनी है 15 इंटू 100। देखते हैं आगे कितना आ जाएगा 4777 अपान 85, यहाँ माइनस करेंगे इंटू 100, इसको काट देंगे सब, आपका आंसर आ जाएगा 5620 इसका अंकित मूल्य होगा। 15% की छूट देने के पश्चात वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 5620 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। मनीष ने 225 पर किताब की दर से किताबें खरीदी, तो क्या होगा CP क्रय मूल्य कितना है 225 पर किताब है तथा 162 पर किताब की दर से उसने बेची। सेलिंग प्राइस कितना है 162। 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी, तो खरीदा कितने का था 225 पर किताब, तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा 225 इंटू 7 कितना आएगा 1575। ठीक, और सेलिंग प्राइस उसने 7 किताबें बेची कितने में 162 इंटू 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1135 रुपये में बेची। 1575 में खरीदी 1135 में बेची, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 441 रुपये की हानि हुई उसे पूरी। इसमें कितनी हानि हुई 441 रुपये की हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को अनिल है दीपक तथा दिनेश दीपक दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में करता है। अनिल और दिनेश कितने दिन में करते हैं 60 दिन में करते हैं। दीपक अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा इसका एलसीएम ले लेंगे 420, जो एलसीएम लेंगे यही कार्य है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 12। एक दिन में या 12 काम करता है। ये दोनों अनिल, दीपक, दिनेश एक दिन में 12 काम करते हैं। और अनिल और किसका बताया अनिल और दिनेश एक दिन में कितना काम करते हैं अनिल और दिनेश एक दिन में 7 काम करते हैं। तो यहाँ पे हम अनिल और दीपक दिनेश का 12 है और अनिल और ये दिनेश का कितना है 7, तो यहाँ पे हम दीपक का निकाल लेंगे। अनिल
दीपक दिनेश का 12 है, इसमें से अनिल और इनका दिनेश का घटा देंगे, कितना आएगा 5। या का है 5 जो है दीपक प्रतिदिन कार्य करता है, तो 420 कार्य करने में इसको कितना समय लगेगा। 420 कार्य एक दिन में 5 करता, 420 कितने दिन में वह कर लेगा। 420 मल्टी 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 5 चक्कू 20, 84 दिन में दीपक अकेला वह कार्य कर लेगा। कितने दीपक उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा 84 दिन में यह कार्य जो है दीपक अकेले स्वयं कर लेगा बिना किसी मदद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा श्याम 8 दिन में, और तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। राम अकेला कितने दिन में करता है 6 दिन में, श्याम अकेले कितने दिन में करता है 8 दिन में। इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 24 ही क्या है काम है हमारा पूरा, तो इसका कितना कार्य क्षमता निकाल देंगे। 24 को 6 से जो है भाग कर देंगे, कितना आएगा 6 चौक 24। यहाँ पे श्याम का कितना आएगा 3 आएगा, 8 त्रिक 24। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7, तो काम पूरा कितना है 24, तो 24/7 दिन में जो है या दोनों मिलकर उस कार्य को कर डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है राजेश जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। ये इसका दफ्तर है, यहाँ से जो है अपने घर से अपने हाउस से दफ्तर जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दफ्तर से हाउस वापस आता है कितनी देर में, कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। यदि कुल समय उसको आने और जाने में टोटल समय लगा 9 घंटे कुल, तो दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है। दूरी हमने मान ली क्या है डी। समय दिया है टोटल, तो उसको जाने में कितना समय लगा, दूरी बटे क्या होता है चाल, दूरी बटे चाल होता है, तो उसको जाने में कितना समय लगा, उसको जाने में समय लगा डी हमने दूरी मान ली। चाल कितनी थी उसकी 25 किलोमीटर की गति से वह गया, प्लस आने में इसको कितना समय लगा D/V 25 यहाँ पे होगा 25 यहाँ पे 20, ठीक। और या जाने में समय लगा या आने में समय लगा, ठीक, वापस आने में समय लगा। टोटल समय कितना लगा 9 घंटे लगा। टोटल समय कितना लगा 9 घंटे लगा। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना ले लेंगे 100, तो 25 चक्कू 100 तो 4D प्लस 20 पंचे 100 5D इक्वल टू कितना आएगा 9, ठीक। आगे देखते हैं 4D और 5D कितना हो गया 9D अपान 100 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 9 कट गया, D बराबर कितना आ जाएगा आपका 100। तो दफ्तर और हाउस के बीच की दूरी कितनी है 100, दफ्तर और हाउस के बीच की दूरी कितनी है 100 टोटल। पूरा समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है रिक्त संख्या, यहाँ पे क्या होगा 5 है 8 है 13 है 20 है 29 है। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे बड़ा है 3, फिर कितना बड़ा है 8 5 13, ठीक, 8 5 13 बड़ा है, फिर कितना बड़ा है 7 बड़ा, पहले 3 बड़ा, पहले भाई कितना बड़ा 3 बड़ा, फिर कितना बड़ा 5 बड़ा, फिर कितना बड़ा 7 बड़ा, फिर कितना बड़ा 9 बड़ा। मतलब विषम संख्याएं बढ़ रही हैं और 2 बढ़ रही हैं, ठीक। तो आगे कितना आ जाएगा इसमें 11 बढ़ेगा, तो 29 प्लस 11 कितना आ जाएगा इसमें 9 0 1 3 4। यहाँ पे कितना होगा 40 आपका आंसर आएगा यहाँ पे 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका असंगत चुनिए इसमें। तो यह क्या है, यह 25 का स्क्वायर है, 25 की पावर 2,
या कितना है 25 की पावर 3, या कितना है 25 नहीं 5, 5 की पावर 2 पचम 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 115, 5 की पावर करने पे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आपका असंगत क्या हो जाएगा 115, यहाँ पे आपका असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, PURSE और इसको क्या बना दिया है, इसको बना दिया है UPRES। तो यह कैसे बना, यह कैसे बना, यहाँ पे क्या है PURSE, इसको क्या बना दिया UP, मतलब इधर का उधर कर दिया, बीच वाला स्टेबल रखा, इसको नहीं चेंज किया। आगे देखते हैं फिर क्या किया, SE को क्या कर दिया ES कर दिया, ES कर दिया। तो अगले इसका पूछ रहे हैं, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, इसका क्या है RAZOR, तो यहाँ पे हम भी इसको चेंज करेंगे, AR कर देंगे, इसको Z को स्टेबल रखेंगे, नो चेंज। अगला देखते हैं इसमें क्या होगा RO, तो ARZRO, आपका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए, यहां पे क्या है ए है ACE, इसको क्या बना दिया EIM बना दिया। या कैसे बना EIM क्या बना, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे DFH का बनाएंगे। डी में हम क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा डी में, डी का कितना होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 पे क्या होता है H होता है। एफ का कितना होता है 8, 8 में हम क्या जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे आ जाएगा यहाँ पे एल आ जाएगा। एच में 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 पे क्या होता है P, तो आपका आंसर होगा HLP, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे X/6/5 YZ का अनुपात दिया है 9, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6 होगा 9/6। तो X और Z का अनुपात पूछ रहा है, इसको लिख लेंगे कितना है X/Y दिया है कितना 6/5, ठीक। YZ का दिया तो Y के नीचे Y वाला लिख लेंगे कितना है 9, और Z का कितना दिया है, Z का दिया है 6, ठीक। तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9×6 = 54, 45/6×5 = 30। या क्या है, या X का है या Y का है या Z का है, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है X और Z का। X Z का अनुपात कितना है X/Z इतना आ जाए 54 कितना आ जाएगा 30, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 54/30 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके हो गए हैं 50 क्वेश्चन। दोस्तों आपका यह टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको यह प्रयास काफ़ी जो है आप मददगार साबित होगा। आप इसको काफ़ी प्यार दें और आपके जो भी सुझाव हों वो हमारे कमेंट में ज़रूर दें। जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी हो बताएं। हमारी टीम आपके जो है कमेंट पे आपके विचारों पे जो है विचार करेगी। आप जो भी सुझाव देंगे वो हमारी टीम जो है इस पर सुधार करेगी। तो अब मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना जो है ख्याल रखें। अगला वीडियो आपका जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।